आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे और अपने कल आने वाले जो प्रमोशन एग्जाम है उसकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फटाफट जो साथी जुड़ चुके हैं उनसे जो है देखते हैं कौन साथी हैं। शाहरुख जी नो साउंड कह रहे हैं। हमारी आवाज क्यों नहीं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जरा चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर लीजिए तो मैं जान लूंगा। एक साथी कह रहे हैं किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही है और कुछ साथी जुड़े हैं। अनिल पाठक जी जुड़े हैं, कैलाश जी जुड़े हुए हैं, राजेश मीना जी जुड़े हुए हैं। वाह राजेश जी, बहुत बढ़िया है ना। कैसे हैं राजेश जी? चैट खोली, चैट खोली जरा। अच्छा, राजेश जी की आवाज़ नहीं आ रही है हमारे तक तो कोई बात। लाजवाब, शानदार, जबरदस्त सर। ये हुई ना बात, आवाज़ आई या लाजवाब है, शानदार है, है, लाजवाब, बेहतरीन है। जबरदस्त। हाँ, वाह, बेहतरीन। आप तो कमाल कर दिए हैं। आप ऊर्जा ला दिए, आपका एकदम शानदार। मूछे हो तो राजेश भाई जैसा, नहीं तो नहीं हो, है ना। क्या कमाल का है, बहुत बढ़िया। मुझे तो सर फ्री प्रमोशन नहीं होगा। कोई बात नहीं, जो मतलब हमको क्या है, हमेशा अच्छी चीजें बोलनी है जी सर। और बढ़िया पॉजिटिव तरफ जाने। वैसे तो बहुत सारी चीजें हमारे में नहीं हो रही, नई नई वाली चीजें हैं, बट हमको अच्छी चीजें चलनी है और नहीं हो पा रहा है तो कोई भी चीज हो रहा है ना राजेश जी, अपने जीवन के साथ कुछ भी घटित हो रहा है ना, किसी को दोष मत दीजिए, उसके पूरे पूरे स्वयं जिम्मेदार आप हैं, है ना। स्वयं जिम्मेदार आप हैं। अगर इस भावना को आप समझेंगे, मेरी बातों को भले थोड़ा वो लगेगा, लेकिन अगर आप इस बात को समझ गए ना, आपके जीवन में ईच एंड एवरी मोमेंट जो भी चीज घटित हो रहा है उसके पूर्ण जिम्मेदार आप हैं। कोई दूसरा आपका कुछ भी अहित या कुछ हित नहीं कर सकता, आप हैं। तो इसमें बहुत पॉजिटिव थिंक है। आप अपने जीवन को, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आने वाला समय है, हमको मैदान में टिके रहना है ना। तो चीयर्स करें आपके लिए, इस बात के लिए। बात अच्छी लगी ना? ठीक है, तो ये कोल्ड ड्रिंक आपके नाम, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज के सेशंस में उन साथियों के लिए कुछ टिप्स देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साझा करेंगे जो कल प्रमोशन एग्जाम में आएगा। तो राजेश मीना जी, आपका प्रमोशन एग्जाम हो चुका है ना। अब इंटरव्यू है शायद आने वाले दिनों में, है ना। तो आज के इस सेशन में आप जो है यहाँ पर बने रहिए और हमारे साथियों के साथ में कुछ टिप्स वगैरह साझा करूँगा, है ना। और जो ये टिप्स साझा करेंगे और चर्चा करेंगे कि आज क्या क्या सवाल जो है कल के प्रमोशन एग्जाम में आएंगे और क्या क्या चीज़ों को आज ऐसे समय में उनको करना चाहिए। तो कुछ साथी जो हैं जुड़ चुके हैं सब लोग, क्योंकि कल जो प्रमोशन एग्जाम है, एक तो उड़ीसा ग्रामीण बैंक का प्रमोशन एग्जाम है, जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक का प्रमोशन एग्जाम है, फिर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रमोशन एग्जाम है, आईओबी का भी प्रमोशन एग्जाम है। तो ये तमाम साथियों के लिए ये जो सेशन है काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होगा और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आपको जो है आज के इस सेशन में ले चलता हूँ। और जब भी प्रमोशन एग्जाम के लिए 1 दिन या 2 दिन जो है बचे, तो ऐसे समय में, एक सेकंड, हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब भी कम समय बचा हो तो ऐसे सिचुएशन पे आपने क्या करनी है, आपको जो भी प्रमोशन एग्जाम्स की आपने तैयारी पिछले दिनों करी है, सबसे पहले उनका जो है आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? उसका रिवीजन करना है। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि पिछले प्रमोशन एग्जाम में जो भी आपने तैयारी करी है उसका आपको रिवीजन करना है। सपोज आपने 24-25 जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, अगर उन टॉपिक को आप पढ़े हैं तो आपको फटाफट उनको रिवीजन करना है। रिवीजन करने से फायदा क्या होता है कि जो चीज़ें हमने पिछली बार पढ़ी हैं और जहां मस्तिष्क में वो पड़ी हुई हैं, दरअसल हमारा दिमाग जो है 24 आवर्स काम करता है, जो भी चीज़ें इसके सामने से गुजरती हैं उनको कैप्चर करते जाता है।
अगर आपने उसको ध्यान दिया होगा या देखा होगा, जो भी चीज़ें आपके सामने गुजरी होंगी, तो वो आपके मन मस्तिष्क में रहती हैं। तो रिवीजन करने से क्या होता है, वो फाइल जहाँ रहती है वहाँ तक के जाने का रास्ता आपको मिलता है। तो विजय रजक जी, कैलाश जी आपको नमस्कार कर रहे हैं सबको। तो पहला चीज़ है आपको रिवीजन करना है जितनी सारी चीज़ें पढ़े हैं, और दूसरा चीज़ है आपको समय पे जो है एग्ज़ाम सेंटर पहुँचना है, समय पे एग्ज़ाम सेंटर पहुँचना है। तीसरी चीज़ क्या है, अगर जो क्लरिकल टू ऑफिसर में जा रहे हैं वो बैंकिंग के जो चैप्टर हैं उनको पहले कर लेंगे। तो जब बैंकिंग के चैप्टर को पहले करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पढ़े रहते हैं तो उनको 10 सेकंड या 15 सेकंड में उन सवालों का जवाब आप कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आप लैंग्वेज तरफ जाते हैं, लैंग्वेज की तरफ जाते हैं। लैंग्वेज में आप पढ़े नहीं रहते हैं, इसलिए आप उसमें समय दे दीजिए और समय देके बाकी समय का सदुपयोग कर लीजिए। तो ये चीज़ें आपको करनी है कि पहले समय पे वहाँ ट्रेन जो आपके एग्ज़ाम हॉल है वहाँ तक पहुँचना है, आपके दस्तावेज़ के साथ पहुँचना है। दूसरा, आपका जो भी आपके हॉल टिकट है और आपका आई कार्ड है उनको लेके पहुँचना है, और समय पे पहुँचना है, और ज़्यादा एंग्ज़ायटी या बहुत सारे सोच मन में नहीं रखना है। आपने यही प्रार्थना करना है कि जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया है, अब जो है मुझे अपने प्रमोशन एग्ज़ाम के सवालों का सामना करना है, ये सोच के जो है आपको तैयारी कल के लिए करनी है। और क्या-क्या क्वेश्चन जो हैं कल आने की संभावनाएँ हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो एग्ज़ाम्स आने के लिए संभावनाएँ हैं, वो बहुत ही देखिए 2 तरह के कैटेगरीज़ हैं अभी एग्ज़ाम्स में सवाल आने का। एक कैटेगरी है जो यूनिवर्सल बैंकिंग, जो ऑलरेडी सभी बैंकों में जो यूनिवर्सल बैंकिंग है, जो गाइडलाइन है उसके लिए, और दूसरा है इंटरनल बैंकिंग, और तीसरा है लैंग्वेज पार्ट जो क्लरिकल टू ऑफिसर के लिए है, ऑफिसर टू ऑफिसर, ऑफिसर टू अपर स्केल जो ऑफिसर है उनके लिए ज़रूरत नहीं है। और तीसरा पार्ट है करंट बैंकिंग सिनेरियो में जो चेंजेस आए हैं उनके लिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स जो सवाल आने की संभावनाएँ हैं, पहला तो केवाईसी से जुड़े हुए 2 से 3 सवाल बिल्कुल आएँगे, केवाईसी से जुड़े हुए। और दूसरा पार्ट रहेगा प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग। हालाँकि प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग से हमेशा ही बहुत ज़्यादा सवाल आते थे, लेकिन पिछले साल से देखा जा रहा है कि प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग से उतने ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं, कम सवाल आ रहे हैं। फिर भी आपको प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग आपको तैयारी रखना है। दूसरा पार्ट जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वो है आपके सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में जो भी आपके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो आपको इनकी तैयारी करनी है। तीसरा है जो गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड लोन स्कीम है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन स्कीम है, पीएमईजीपी हो गया, एनयूएलएम हो गया, एनआरएलएम हो गया, ये सारी चीज़ों पे आपको तैयारी करनी है। अगला चीज़ जो आता है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस से आता है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ सवाल आता है। अगला महत्वपूर्ण आता है जो है चार्जेज़ ऑन सिक्योरिटी पे सवाल आता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल आता है आपका जो जो आपका राइट ऑफ सेटअप, जो बैंकर्स ड्यूटी एंड राइट्स पे सवाल आता है। और जो अगला जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो रिकॉल क्वेश्चंस पे, जो आप देखे होंगे पिछले, अगर 6 महीने का रिकॉल क्वेश्चन आपने देखा होगा तो उससे जुड़ा हुआ सवाल आता है। हमारे एक साथी कार में बैठ के देख रहे हैं, हो सकता है वो प्रमोशन एग्जाम के लिए जा रहे होंगे। सर एग्जाम के लिए जा रहे हैं सर, सुबह एग्जाम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ बंधु? सर ललित हंस, JNK, जम्मू कश्मीर से। अच्छा अच्छा, जम्मू कश्मीर से, क्या बात है ना। तो अभी कहाँ सेंटर है आपका? सुबह जम्मू में एग्जाम है सर, स्केल 2 टू स्केल 3 के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कितना अभी रात को सफर करेंगे कि पहुंच चुके? सर 1 घंटा और लगेगा। 1 घंटा और लगेगा। जम्मू पहुंचेंगे, जम्मू सेंटर है? जम्मू पहुंच गया हूँ, अभी घर जाना है तो सुबह जम्मू में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आज का सेशंस में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिए, हम सवालों पे चर्चा करेंगे, और राइट। उसके बाद जो है आपके मन में कोई शंका हो कल के एग्जामिनेशन के बारे में तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ लीजिएगा। तो पहला सवाल जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ वो सवाल है, वो सवाल का आंसर अगर आप लोग को पता है, पता ही होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर द बेनिफिट ऑफ
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। मैक्सिमम एज कितना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो है वो लाभ लेने के लिए मैक्सिमम एज पूछा गया है। तो जी हाँ, मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम एज है 70। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कल आप प्रमोशन एग्जाम देंगे तो हूबहू ये सवाल भी आने की पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए आप बिल्कुल इसको नोट करते चलिए या तो सुनते चलिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एज इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? 70। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रीमियम फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? प्रीमियम क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम क्या है? तो प्रीमियम यहाँ पर आप लोग को याद है 330 जो है प्रीमियम है, ये सालाना प्रीमियम है। और इसमें जुड़े हुए आपको सारे क्वार्टर के भी प्रीमियम आपको याद रखने हैं, क्वार्टर के प्रीमियम याद रखने हैं। और इसका जो है बाइफर्केशन याद रखना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम जो है 330 प्रीमियम होता है पर एनम, पर जो पर्सन पर एनम 330 है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। अब इसमें एक से जो अभी नया एडिशन किया है उन्होंने, क्वार्टर वाइज इनको प्रीमियम किया है। तो क्वार्टर वाइज जो प्रीमियम है उनमें अगर जनवरी फरवरी मार्च में ज्वाइन करता है तो उसको जो प्रीमियम है 86 रुपीज। और अगर वो दिसंबर नवंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो करता है तो 172 रुपीज। अगर वो जुलाई अगस्त सितंबर में करता है तो 258। और अगर वो मई जून जुलाई मई मतलब ये क्या बोलते हैं, अब फर्स्ट जो आपका मई जून जुलाई में आता है तो उसको बोलते हैं 330। तो ये आपको प्रीमियम याद रखना है, 86 रुपीज, 172, 252 और 330। और जो 330 का जो बाइफर्केशन होता है, 330 का जो बाइफर्केशन होता है वो होगा आपका 289 रुपये जो है, 289 रुपीज जो है इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा। 30 रुपीज जो जाएगा वो किसको जाएगा? वो जाएगा बीसी कमीशन जाएगा या एजेंट कमीशन कहा जाए। कई साथी सवाल पूछते हैं कि सर वो बीसी कमीशन, बीसी नहीं है तो किसको जाएगा? तो बैंक को जाएगा, है ना। और 11 रुपीज जो है एडमिन चार्ज है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपका है, इनमें से एक सवाल जो है जरूर आएगा। अगला सवाल पूछा गया, व्हाट इज द एजेंट कमीशन? व्हाट इज द एजेंट कमीशन इन प्रीमियम ऑफ प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना? तो आप लोग जरा टाइप करके बताइए, एजेंट कमीशन प्राइम मिनिस्टर जो सुरक्षा बीमा योजना में कितना है? 1 रुपीज। वेरी गुड। उसमें 12 रुपए का प्रीमियम है सालाना। तो 12 रुपए के प्रीमियम में 10 रुपए जो है इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, 1 रुपए एडमिन चार्ज रहता है बैंक का, और 1 रुपए जो है बीसी कमीशन को जाता है। अब एक सवाल, व्हाट इज द टारगेट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग? तो टारगेट पूछा गया है माइक्रो इंटरप्राइजेस का। तो व्हाट इज द टारगेट फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग? तो प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत जो माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं उनको जो है अभी पिछले एग्जाम्स को देखेंगे तो इनको प्रियॉरिटी दिया जा रहा है, क्योंकि अभी कोविड के बाद फिर से इंडस्ट्री जो है वो पूरे ट्रैक पर आ रहा है, इसलिए माइक्रो को ये याद दिलाने के लिए इनको जो है सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर? पूछा गया स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन सा है प्रियॉरिटी सेक्टर की परिभाषा के हिसाब से, प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग के हिसाब से स्मॉल एंटरप्राइजेस किसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को देखते हुए? तो जो एमएसएमई में यही इंपॉर्टेंट है, उनके डेफिनेशन। अगर 3 जो आपके इंटरप्राइजेस हैं उनके डेफिनेशन आप याद कर लेते हैं तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपको उसका सामना जरूर करने मिल जाता है। तो यहाँ पर स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए बोला गया है तो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ होगा और उसका जो टर्नओवर जो होगा 50 करोड़ होगा। तो 3 तरह के इंटरप्राइजेस होते हैं, एक होता है माइक्रो इंटरप्राइजेस, और एक होता है स्मॉल एंटरप्राइजेस, और एक होता है मीडियम एंटरप्राइजेस। तो तीनों का सिर्फ इन्वेस्टमेंट याद कर लेते हैं अगर मान लीजिए, तो आपको टर्नओवर अपने आप बन जाता है। इन्वेस्टमेंट
1 करोड़ का है तो माइक्रो एंटरप्राइजेस, 10 करोड़ का है तो स्मॉल एंटरप्राइजेस, और 50 करोड़ का है तो मीडियम, और उसका 5 गुना कर दिए तो टर्नओवर। हमारे मुकेश कुमार जी ने बढ़िया जवाब दे दिया, है ना। तो ये आपके लिए ये बढ़िया बात हो गया। अब आता है व्हाट इज द इनकम क्राइटेरिया फॉर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना फॉर EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस बेनिफिशरीज के लिए प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, हेलो सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रशांतो जी, क्या खबर है? सर आई एम सिक्योर 75 सर, आशीर्वाद सदैव बने रहे सर। क्या बात है, क्या बात है, अभी रिजल्ट निकला क्या? सिक्योर मार्क का। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं आप। एडवी का सर, एडवी का। हाँ हाँ, IDBI का रिजल्ट निकला क्या अभी? जी सर, निकल गया सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तो आप बधाई के आपको पात्र चाहिए हैं। पीडीएफ भेज दो क्या सर? चाहिए? हाँ, PDF भेज दीजिए पर्सनल में। सर, और अभी हम 75 सर, सब आपका ही आशीर्वाद है सर। क्या अवार्ड दूं सर, मेरे पास शब्द नहीं है, अभी बहुत खुशी से हूँ, मजबूर। अच्छा अच्छा, नहीं जोड़े नहीं रहने कुछ, के लिए एक शब्द में एक समय बोले थे आप। हाँ भाई 2 नंबर का तो एक बार खाली जोड़े रही है, अब ये बोले थे एक शब्द है, लेकिन ओके। पूरा उसका डबल चौबल कर दिए सर। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ज्ञान मारते रहिए सर। ठीक है, मैं आपको भेज रहा हूँ सर, बात करेंगे सर। हाँ, और अगर अभी लाइव 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 आ, मेरा भेज दिया हूँ सर। अगर लाइव आ सके तो अच्छा रहेगा, हमारे और भी साथी हैं, अभी लाइव चल रहा हूँ, है ना। ठीक ठीक ठीक। जी सर। सर सर हेलो। ओके सर। हाँ जी हेलो प्रशांत, हाँ जी बताइए। सर, अगर अब ये पीडीएफ मुझे मिल जाए इसके बाद, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो रात को हाँ, मैं देख लूँ। PDF दे दूंगा, ये सेशन के बाद PDF दे दूंगा, है ना। मैं क्विट कर रहा हूँ सर, लीव कर हाँ, रहा हूँ। क्विट कर लीजिए और आप सावधानी से जाइए, है ना। थैंक यू आराम से धीरे धीरे जाइए, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो और मच। मेरी शुभकामनाएं भी मिलेंगी, ठीक। श्योर श्योर सर, थैंक यू। ओके, जरूर सफल होंगे आप। जो PDF है उन्हीं में से सवाल आएंगे। ओके थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पर जो सवाल हम चर्चा कर रहे थे, इसी बीच जो अभी एक साथी का फोन आ गया, शायद बहुत सारे साथियों का फोन आ रहा है, रिटन टेस्ट का एग्जाम निकला है, बहुत सारे ये सिलसिला चलता रहता है ना। तो जो हम बात कर रहे थे, क्या बात किए थे हम लोग कि जो EWS का इनकम क्राइटेरिया क्या होता है। तो इनकम क्राइटेरिया EWS का जो है 3 लाख है। कितना है? 3 लाख है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोलते हैं ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सब्सिडी जो है उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई थी। चलिए, अगला सवाल आपके लिए है कि प्रीमेच्योर विड्रॉल इज अवेलेबल इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। प्रीमेच्योर विड्रॉल जो है, प्रीमेच्योर विड्रॉल जो है वो आपको अवेलेबल है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने साल बाद। तो प्रीमेच्योर विड्रॉल अवेलेबल आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर इज करेक्ट आंसर, आफ्टर 5 ईयर्स होगा। और पूछा गया व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड फॉर सुकन्या समृद्धि योजना। व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड फॉर सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है? फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग 21 ईयर्स, 21 ईयर्स फ्रॉम द अकाउंट ओपनिंग। तो ये सवाल जो है आपके लिए पूछा जा सकता है कल के प्रमोशन एग्जाम में। दूसरा सवाल, व्हाट इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या है? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या है? तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के बारे में बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए ये सवाल हुबहू आएगा। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल जब करंट लायबिलिटी ज़्यादा हो जाता है करंट एसेट से, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। व्हेन करंट लायबिलिटी एक्सीड्स करंट एसेट्स, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो ये आपके लिए सरल हो जाएगा। दूसरा सवाल जो है कि सरफेसी एक्शन शुरू करने के लिए जो है कौन सा कंडीशन है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस में कौन सा कंडीशन सही है। व्हाट इज द मिनिमम आउटस्टैंडिंग फॉर इनिशिएशन ऑफ सरफेसी एक्शन इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। NPA अकाउंट में सरफेसी एक्शन स्टार्ट किया जा सकता है यदि उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। तो इसमें बहुत सारे कंडीशन हैं। पहला तो NPA होना चाहिए सरफेसी एक्शन में। दूसरा,
उसका जो आउटस्टैंडिंग वैल्यू है वो 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, 1 लाख नहीं 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, वो उसका प्रिंसिपल जो है उसका 80% से ज़्यादा पे कर दिया हो तो सरफेसी एक्शन नहीं चला सकते, है ना। जो है और एग्रीकल्चर लैंड पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं सरफेसी एक्शन के लिए हैं। तो इसमें 1 लाख वाला जो सवाल आया था, 1 लाख वाला आप याद रख लीजिएगा, 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। अब एक सवाल जो बार-बार पूछ रहा है, वो हो सकता है कल के प्रमोशन एग्जाम में आएगा, वो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए जो सर्विसेज गांव में प्रोवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? द पर्सन हु प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन इन रूरल एरिया इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको? तो इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन कर देता है। देखिए, बिजनेस फैसिलिटेटर लिख देता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लिख देता है, बिजनेस कम्युनिकेटर लिख देता है। तो उसमें ध्यानपूर्वक लिख लीजिए, वो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बीसी जिसको बोलते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो ये गांव में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की सेवाएं जो हैं विस्तारित करता है उसको बोलते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अब बात करते हैं एक सवाल और जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट फॉर पीएमईजीपी लोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट पीएमईजीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना है? तो पीएमईजीपी का जो लोन है वो प्रमोशन एग्जाम्स के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पीएमईजीपी, और इसके बारे में एक सवाल जो है पूछ लेता है, चाहे सब्सिडी के बारे में हो चाहे प्रोजेक्ट कास्ट के बारे में हो, तो इसमें चाहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हो। तो किसी भी लोन स्कीम की 5 चीज़ें आपको देखनी होती है। पहला, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, देखिए सवाल पूछ दिया क्वांटम ऑफ फाइनेंस का। दूसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसको मिलेगा। तीसरा, मार्जिन। चौथा, रिपेमेंट पीरियड विद मोरेटोरियम। और पांचवा, सिक्योरिटी। तो देखिए, ज़्यादातर क्वांटम ऑफ फाइनेंस का पूछता है, तो यहाँ पर क्वांटम ऑफ फाइनेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉस्ट कितना होगा? 25 लैक्स होगा। कितना होगा? 25 लैक्स होगा। अब आता है अगला सवाल जो है, व्हाट इज द फैमिली इनकम क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन लोन अंडर पढ़ो परदेश स्कीम? पढ़ो परदेश स्कीम में अगर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के होनहार छात्र को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजा जाता है, तो उसके परिवार की जो आय है वो कितने रुपए तक होनी चाहिए, तब जाके उसको इंटरेस्ट सब्सिडी की छूट मिलेगी। वो भी इंटायर मोरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पे किया जाएगा। ये सवाल पूछा गया। बहुत बढ़िया शाहरुख जी, चंदन जी, 6 लैक्स। तो एजुकेशन लोन में 4 सब्सिडी आपको याद रखनी है। पहला सब्सिडी याद रखनी है CSIS, जिसको सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी स्कीम कहते हैं। उसमें इनकम क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? उसमें होना चाहिए 4.5 लाख। कितना होना चाहिए? CSIS में, CSIS मतलब इंडिया में पढ़ने के लिए जो एजुकेशन लोन दिए जाते हैं उनमें CSIS सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत इंटायर मोरेटोरियम पीरियड का सब्सिडी जो है वो माफ कर दिया जाता है, और उसका इनकम क्राइटेरिया 4.50 लैक्स। अब आता है पढ़ो प्रदेश, तो पढ़ो प्रदेश का आपने 6 लैक्स लिख दिया। अब एक आता है अंबेडकर सब्सिडी स्कीम्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट। अंबेडकर सब्सिडी स्कीम्स में अगर जो पिछड़े वर्ग के जो होनहार छात्र हैं और विदेश में पढ़ने जाते हैं मास्टर एजुकेशन के लिए, तो उनके फैमिली इनकम होना चाहिए 8 लाख, तभी उनको इंटायर मोरेटोरियम पीरियड का सब्सिडी छूट मिल जाएगा। अगला है आपका EWS, EBS मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए EBC होता है, EBC। तो अंडर डॉक्टर अंबेडकर सब्सिडी इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम इनकम क्राइटेरिया फॉर EBC, EBC का मतलब है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो उनके लिए भी इनकम क्राइटेरिया कितना है? वो है 8 लाख। तो दोनों के लिए 8 लाख है, EBC चाहे OBC। पहले इसमें फर्क था, लेकिन पिछले साल इसमें अमेंडमेंट हुआ और दोनों EBC हो चाहे OBC, दोनों के लिए इनकम क्राइटेरिया क्रीमी लेयर के साथ जोड़ दिया है और उसको 8 लाख कर दिया है। तो सवाल आए दोनों के लिए तो आप 8 लाख में टिक लगा दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
कि व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री जो पीएमआई आवास योजना के लिए मैक्सिमम टेन्योर रिपेमेंट का कितना होना चाहिए। देखिए फटाफट, किसी भी लोन के लिए ये एकदम पंचसूत्र बांध लीजिए। अगर किसी भी लोन को आप पढ़ रहे हैं तो 5 चीजें पढ़ लीजिए, उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। पहला, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मतलब कितना मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। दूसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसे मिलेगा। तीसरा, मार्जिन कितना होता है। चौथा, रिपेमेंट पीरियड विद मोरेटोरियम, रिपेमेंट पीरियड विद मोरेटोरियम, तो देखिए रिपेमेंट से सवाल। और पांचवा, सिक्योरिटी क्या लेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैक्सिमम रिपेमेंट 20 ईयर, तभी उनको बेनिफिट दिया जाता है। अब सवाल पूछा गया है कि अगर कोई रेगुलर अकाउंट, मतलब अगर कोई स्टैंडर्ड अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट अगर इरेगुलर चल रहा है 31 दिन से 60 दिन तक, तो ऐसे अकाउंट्स को क्या कहा जा सकता है। इफ द स्टैंडर्ड अकाउंट इज इरेगुलर more than 31 days to 60 days, then it account is called as, कौन सा अकाउंट कहलाएगा। अगर 31 दिन से ज्यादा और 60 दिन के अंदर जो है वो इरेगुलर है, तो उसको कहलाएंगे क्या, SMA 2 कहलाएंगे। 60 डेज तक है तो SMA 1 कहलाएगा, SMA 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, SMA 1 क्या है। अगर 1 दिन से लेके 30 डेज तक है तो SMA 0, 31 डेज से 60 डेज तक है तो SMA 1, और 61 डेज से 90 डेज से तो SMA 2, और 90 डेज से ऊपर है तो NPA कहलाएगा। चलिए ये हो गई बढ़िया बात। अब आते हैं अगला, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच लोन कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज NPA टिल द मार्जिन इज अवेलेबल। ऐसा एक सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से लोन को NPA घोषित नहीं करेंगे अगर उनमें मार्जिन अवेलेबल है। तो ये सवाल जो है पूछा जाएगा। जैसे यहाँ गोल्ड लोन लिख रहे हैं, गोल्ड लोन को NPA डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, LIC के अगेंस्ट अगर लोन दिया है, डिपॉजिट के अगेंस्ट अगर लोन दिया है, तो ऐसे लोन पे NPA नॉर्म्स लागू नहीं होता है अगर उनमें मार्जिन अवेलेबल है। तो लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, KVBP, LIC, तो अगर उनमें मार्जिन अवेलेबल है तो क्या होगा, उसको NPA डिक्लेयर नहीं करेंगे। अगला जो है, जब चेक बाउंस होता है तो वो उसमें जो कार्रवाई की जाती है वो कौन से एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की जाती है, अंडर NI एक्ट। NI एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत चेक इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से बाउंस हो जाता है, तो उसमें NI एक्ट का कौन सा सेक्शन के तहत उसमें दावा दायर किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कम्स अंडर विच सेक्शन। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो कौन से सेक्शन के तहत ये प्रभावी होता है। तो सबसे पहले ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक SLR, एक CRR। ये रिजर्व रेशियो है RBI का, इससे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो नियंत्रित की जाती है। तो इन दोनों को आपको याद रखना होता है। जो SLR है वो किसके तहत किया जाता है, SLR की जो व्याख्या है अंडर सेक्शन 24 ऑफ RBI एक्ट किया जाता है। और जो CRR की व्याख्या की जाती है वो किसमें होता है, CRR एक SLR होता है और एक CRR होता है, और दोनों थोड़ा सा नंबर वाइज भी उल्टा होता है। तो यहाँ सवाल पूछा गया, SLR कम्स अंडर सेक्शन 24 ऑफ RBI एक्ट एंड CRR कम्स अंडर सेक्शन 42 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये दोनों चीजें जो है आपको याद रखनी है। अगला है, व्हाट इज द मिनिमम इनकम क्राइटेरिया फॉर लोन सैंक्शन DRI। DRI में लोन देने के लिए जो इनकम क्राइटेरिया है वो कितना है। तो इनकम क्राइटेरिया पूछा गया है, तो इनकम क्राइटेरिया DRI फाइनेंस करने के लिए वो है 18,000 रूरल में, और अदर एरिया में 24,000 है। तो यहाँ पर रूरल का पूछा गया, तो रूरल का पूछा गया तो वो कितना होगा, वो होगा 18,000 होगा। क्या होगा, 18,000 होगा। और व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम फॉर रिवर्सल ऑफ द डिस्प्यूटेड ATM ट्रांजेक्शन। अगर किसी फेल्ड ATM ट्रांजेक्शन की घटना घटित हुई है तो उसका
रिवर्सल टाइम कितना होगा ये पूछा गया है। व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम फॉर द फेल्ड डिस्प्यूटेड एटीएम ट्रांजेक्शन, तो उसका सही उत्तर होगा T+5 डेज। T+5 डेज के अंदर उसके अकाउंट में रिवर्स हो जाना चाहिए अगर वो ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है तो। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन कैन बी गिवन, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन कैन बी गिवन अंडर CGTMSE फॉर कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के लिए मैक्सिमम जो लोन है अंडर CGTMSE कितना दिया जा सकता है? यस, वो है 2 करोड़। मैक्सिमम लोन कैन बी गिवन अंडर CGTMSE वो है 2 करोड़। और अगर RRB के लिए होगा तो क्या जवाब होगा उसका? अगर रीजनल रूरल बैंक के लिए होगा तो होगा 50 लाख होगा। कितना होगा? 50 लाख होगा। अगर यही सवाल जो है रिटेल ट्रेड के लिए है तो रिटेल ट्रेड के लिए कितना होगा? ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक के लिए तो 2 करोड़ हो गया, RRBs के लिए तो 50 लाख हो गया, रिटेल ट्रेड के लिए होगा वो होगा 1 करोड़, 1 करोड़ होगा। और रिटेल ट्रेड के लिए मैक्सिमम कवरेज कितना होगा? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। रिटेल ट्रेड में अगर 1 करोड़ दे रहे हैं तो मैक्सिमम कवरेज कितना होगा? ये आप लोग बता दीजिए, मैक्सिमम कितना होगा? रिटेल में 50 होगा। वैसे तो मैक्सिमम जो 75% होगा, मतलब 2 करोड़ में जो है 75% कवरेज होगा 1.5 लाख का, 1.5 करोड़ का। लेकिन यहाँ पर रिटेल ट्रेड की बारी आती है तो केवल 50% कवरेज होता है और 50 लाख इसका सही उत्तर होगा। रिटेल ट्रेड में मैक्सिमम कवरेज कितना होगा? 50% होगा। कितना होगा? 50% होगा। अगला जो सवाल कल आने की जिसकी संभावना है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI पे ऑन CRR बैलेंस केप्ट बाय द बैंक्स। तो RBI जो है, जो भी बैंकें हैं वो कैश के रूप में अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का जो पैसा जो है RBI के पास रखते हैं, कुछ हिस्सा परसेंटेज, उसमें कितना इंटरेस्ट देती है RBI? तो इसका आंसर हो गया 0 इंटरेस्ट मिलता है बैंकों को उनके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का जो पब्लिक से इकट्ठा करते हैं उसका कुछ हिस्सा CRR के रूप में। और CRR का परसेंटेज अभी जो है कितना है, टाइप कर लीजिए। CRR का परसेंटेज है अभी 4%। तो अपने डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 4% कैश के रूप में RBI के पास रखना होता है और उस रखे हुए पैसे पर RBI किसी प्रकार का ब्याज नहीं देती है। अगला सवाल आपके सामने है, इसमें लिखा है कि नॉर्मली मैक्सिमम जो बैंक गारंटी है कितने साल के लिए इशू की जाती है? मैक्सिमम जो इशुएंस टाइम ऑफ बैंक गारंटी वो कितना है नॉर्मली? तो नॉर्मली जो बैंक गारंटी इशू की जाती है वो 10 साल के लिए इशू की जाती है, 10 साल के लिए इशू की जाती है। अगला जो सवाल है, व्हाट इज इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट? इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, ये सवाल पूछा जाएगा कल के प्रमोशन एग्जाम में। और इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट किसे कहेंगे? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अर्धलिखित हो, इनकम्प्लीट हो, उसको बोलते हैं इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। और एक सवाल है कि एक अकाउंट में अगर पावर ऑफ अटॉर्नी की मृत्यु हो जाती है और उसका चेक काउंटर में प्रेजेंट होता है तो क्या ये उस चेक का जो है भुगतान कर दिया जाएगा? ये सवाल है आपके लिए कि अगर एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ने दस्तखत किए हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस चेक का भुगतान कर दिया जाएगा? ये सवाल पूछा गया है। तो ऐसे सवाल का जब पूछा जाएगा तो आप उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऐसे सवाल जब पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े होंगे तो हाँ पे कर देंगे, बोलिएगा यस। अच्छा, ये रवि रंजन जी बोल रहे हैं ये पूछा गया था। तो ऐसे सवाल पूछेगा तो आप बोलिएगा यस पे कर देंगे, बशर्ते उस चेक में डली हुई राशि जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है उसके मृत्यु से पहले की हो, तब इसका पेमेंट कर देंगे।
सपोज आज है तारीख कितना, आज 22 अप्रैल है, तो अगर उसकी मृत्यु 22 अप्रैल को हुई है तो 21 अप्रैल तक जो चेक साइन किए हैं उनका पेमेंट कर देगा बैंक, उसका पेमेंट कर देगा। लेकिन 22 तारीख को अगर चेक साइन हुआ है तो उसका पेमेंट नहीं करेगा। तो ये बात हुई। उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, आप बैंक में मैनेजर हैं या कोई भी XYZ कोई मैनेजर हैं, इनको पावर ऑफ अटर्नी है और खुदा न करे किसी की ऐसा कुछ गमी हो जाता है या उसने DD में साइन किया हुआ है, तो वो पेमेंट हो जाते हैं, पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हैं, बशर्ते उनके द्वारा जो साइन है उनके मृत्यु से पहले किए गए हों उस तारीख से, तब इसका पेमेंट हो जाएगा। तो ये जो सवाल आपके लिए क्लियर हो गया। अगला जो सवाल है वहाँ पर जो है एक ऐसा सवाल पूछा गया कि जब किसी आपने लोन दिया और लोन देने के बाद जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का पोजीशन बैंक के पास है और बैंक के पास पोजीशन है और बैंक उसको बेच के उसको लोन की वसूली कर सकता है, तो ऐसे चार्ज को कौन सा चार्ज कहते हैं? ए चार्ज क्रिएटेड ऑन द सिक्योरिटी विच इज in possession of bank and bank can sell after the notice to the borrower, then it should be called as, कौन सा चार्ज क्रिएट करते हैं? बैंक के पास कोई सिक्योरिटी रखी गई है और वो बैंक के पोजीशन में है और बैंक के पोजीशन में और बैंक उसको बेच सकता है, ऐसे चार्जेस को प्लेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेज कहते हैं। तो बैंक के पास अगर किसी ने रख दिया है, जैसे बैंक के पास गोल्ड रख दिया, क्या रख दिया? गोल्ड रख दिया, और बैंक उसको बेच के वसूल सकता है पैसे, तो इसलिए उसको प्लेज कहते हैं। तो दो तरह की चीजें हैं, एक हाइपोथिकेशन और एक प्लेज। तो पिछले साल हाइपोथिकेशन का बहुत सारा सवाल रिपीट हुआ, इस बार प्लेज का सवाल आ रहा है। तो हाइपोथिकेशन क्या होता है? जिसमें उसका मालिक भी कस्टमर होता है, बारोवर होता है, और वो बारोवर के पोजीशन में होता है, तो वो हाइपोथिकेशन हो गया। और प्लेज में क्या होता है? उसका मालिक जो है बारोवर होता है उस सिक्योरिटी का, लेकिन वो पोजीशन में बैंक के पास होता है, तो दोनों में अंतर पोजीशन का ही होता है। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया उस सवाल के हिसाब से वो प्लेज ही उसका आंसर होगा। एक सवाल जो पूछा जा रहा है कि कन्वर्जन क्या है, चेक में कन्वर्जन क्या है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो कन्वर्जन जो है वो अनलॉफुल अगर कोई एक्ट किया गया है उसके लेन देन में, तो उसको कन्वर्जन कहते हैं। तो जहाँ पर अनलॉफुल होगा या जिसमें टाइटल डीड के आधार पर उसमें कोई लेन देन किया गया हो, लीगल तरीके से ना हो, इलीगल तरीके से, तो अनलॉफुल एक्ट या अनलॉफुल जो उसमें टाइटल डीड चेक काटा गया है उसका नहीं है, दूसरे का के लिए है, तो उसको अनलॉफुल को याद रखिएगा, तो उसको कन्वर्जन कहेंगे। अब आता है अगला जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो है बैंकिंग इज डिफाइंड अंडर व्हिच एक्ट। बैंकिंग इज डिफाइंड अंडर व्हिच एक्ट। बैंकिंग की परिभाषा जो है वो कौन से एक्ट के तहत दी गई है? तो बैंकिंग की परिभाषा दी गई है अंडर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये बैंकिंग की परिभाषा दी गई है और ये सवाल आपसे पूछा गया है। अब एक सवाल अभी ग्रामीण बैंक में एक आया कि डे NRLM में ए क्या है? तो कोई साथी जरा टाइप कर दीजिए। डे NRLM जो योजना है उसमें DAY होता है ना, तो DAY में ए क्या है ये पूछा गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए इन DAY, डे NRLM? तो डे NRLM में ए जो होता है अंत्योदय, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसको बोलते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत पर इसको व्याख्या ऐसा किया गया है। और जो NRLM है, NRLM तो आपको पूरा देखना है, NRLM से जुड़ा हुआ एक सवाल या दो सवाल जरूर आएगा। NRLM में व्हाट इज द मिनिमम सैंक्शन अमाउंट अंडर NRLM? कितना है NRLM में मिनिमम सैंक्शन अमाउंट कितना है? तो NRLM में मिनिमम सैंक्शन अमाउंट है ₹6 लाख, ये मिनिमम है। पहला साल 1 लाख रुपए, दूसरा साल 2 लाख रुपए और तीसरा साल 6 लाख और उसके बाद 6 लाख से ऊपर। अब इसमें एक सवाल और NRLM में आप याद रख सकते हैं, कोलेटरल फ्री जो लोन है NRLM में कितना दे सकते हैं?
कोलेटरल फ्री लोन्स जो है बिना कोलेटरल के कितने रुपए तक के NRLM में लोन दे सकते हैं, और इसका सही उत्तर है ₹20 लाख। पहले 10 लाख था जिसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। तो अभी अगर सवाल पूछेगा तो आपको 20 लाख आप उसको उसका उत्तर लिखना पड़ेगा 20 लाख। और एक पॉपुलर सवाल कि जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं A एंड B, C नॉमिनी है, A की मृत्यु हो जाती है तो मैच्योरिटी के बाद पैसा किसको मिलेगा? तो आइदर सर्वाइवर में है, तो सीधा आंसर B। अगर A और B जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं और C नॉमिनी है और आइदर सर्वाइवर में अकाउंट जो है ऑपरेट हो रहा है, ऐसे केसेस में अगर A की मृत्यु हो जाती है तो पेमेंट जो है B को दे दिया जाएगा, और अगर मैच्योरिटी से पहले मृत्यु होती है तो B प्लस लीगल हेयर ऑफ A डिसीज पर्सन को मिलकर दिया जाएगा। लेकिन वो सवाल पूछता ही नहीं, हमेशा यही सवाल पूछता है, A की मृत्यु हो जाती तो पैसा किसको मिलेगा? तो किसको मिलेगा? B को मिल जाएगा पैसा। किसको मिलेगा? B को मिल जाएगा। अब एक चीज दिया जाता है कि एडिशनल 1% इंटरेस्ट इज गिवन टू द फॉलोइंग। ये सवाल अभी अभी आया है 2-3 बैंकों में आ गया कि 1% जो एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाता है 1%, वो किसको दिया जाता है? स्टाफ को, सीनियर सिटीजन को, कि पॉलिटिकल पर्सन को, कि स्टाफ जो है रिलेटिव को? ऐसे सवाल पूछा जाता है। तो 1% एडिशनल इंटरेस्ट किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है स्टाफ को। किसको दिया जाता है? स्टाफ को दिया जाता है। सीनियर सिटीजन को कितना दिया जाता है? सीनियर सिटीजन को 0.50 एडिशनल दिया जाता है। ये हुई बात। अब आता है कि जो DICGC प्रीमियम है, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है, मुकेश जी बोल रहे हैं स्टाफ और पेंशनर तो दोनों को नहीं दिया जाता। पेंशनर को तो 0.50 एक्स्ट्रा दिया जाता है ना, और जो स्टाफ है उसको 1% दिया जाता है ना, तो दोनों अलग अलग हो गया। एक है DICGC प्रीमियम इज पेड बाय, DICGC प्रीमियम कौन पे करता है? ये सवाल जो है कल आने की संभावना है। DICGC प्रीमियम जो है, इंटायर प्रीमियम जो है, DICGC प्रीमियम जो डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात हो रही है। डिपॉजिट इंश्योरेंस जो भी पब्लिक के डिपॉजिट होते हैं उनको इंश्योर करना होता है, और वो इंश्योरेंस जो करना होता है उसका प्रीमियम जो है कौन पे करता है? उसका इंटायर प्रीमियम जो है बैंक पे करता है। हाफ ईयरली प्रीमियम पेड होता है, ईयरली उसका प्रीमियम 12 पैसा प्रति सैकड़ा है, और मैक्सिमम कवरेज 5 लाख है। और अगर जो इस तरह का क्लेम आए तो उसको 60 डेज के अंदर भुगतान करने होते हैं। तो यहाँ उत्तर होगा बैंक पे करता है। अगला है व्हाट इज द फीचर ऑफ जनरल क्रॉसिंग? व्हाट इज द फीचर ऑफ जनरल क्रॉसिंग? जनरल क्रॉसिंग का फीचर क्या है? तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन क्या करें, कल आएगा ही आएगा कि इफ देयर इज ए there are two parallel line in the face of check, then it is called जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग का मतलब हो गया कि उस चेक का भुगतान नगद नहीं होगा, अकाउंट पे में होगा। और एक है कि ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड टू FIO शुड बी प्रिजर्व बाय द बैंक फॉर हाउ मेनी ईयर्स? अगर कोई भी ट्रांजैक्शन प्रिजर्व करना है और वो ट्रांजैक्शन अगर FIO को रिपोर्ट की गई है तो कितने साल के लिए बैंकों को रखना बाध्य है? कितने साल के लिए रखना पड़ेगा वो ट्रांजैक्शन? आप लोग बताइए। वो ट्रांजैक्शन रखना है 5 ईयर तक रखना है। अब आता है अगला सवाल, CCTV फुटेज फॉर लॉकर रूम is retained it should be preserved for how many days? CCTV फुटेज जो होते हैं लॉकर के केस में वो कितने दिन का प्रिजर्व रखना है? तो CCTV फुटेज जो है अभी गाइडलाइन चेंज हुआ है, CCTV फुटेज में 180 डेज तक जो है प्रिजर्व करना होगा। कितना? 180 डेज तक प्रिजर्व करना होगा। और दूसरा, अपने अपने बैंक के जो डिपॉजिट फिगर हैं, डिपॉजिट फिगर आप जो है आप लिख लीजिएगा, डिपॉजिट फिगर वो कितने हैं?
डिपॉजिट फिगर मतलब 31 मार्च 2021 का ही याद रखना है, क्योंकि अभी 22 के फिगर तो फाइनल आए नहीं है, इसलिए आपको जो भी फिगर याद रखने हैं वो 2021 के याद रखने होंगे और उसी के आधार पर आपको जो है वो तैयारी करना होगा। दूसरा अभी एक जो सवाल पूछा गया अभी पिछले में, इसलिए आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक फॉर्म यूज होता है जिसमें नॉमिनेशन कैंसिल करते हैं। ए फॉर्म इज यूज फॉर कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन इन अकाउंट। इस फॉर्म का नाम क्या है? तो नॉमिनेशन के लिए जो फॉर्म यूज होता है उस फॉर्म में कैंसिलेशन होता है, उस फॉर्म को DA2 कहते हैं। क्या कहते हैं? DA2 कहते हैं। तो DA2 फॉर्म है, तो ऐसा जिसको याद कर लीजिए, DA2 फॉर्म कैंसिलेशन के लिए वो आ जाएगा। अच्छा, और एक है नॉमिनेशन का जो रूल है या नॉमिनेशन की जो व्याख्या है वो कौन से सेक्शन में किया गया है और कौन से एक्ट में किया गया है। तो नॉमिनेशन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, नॉमिनेशन जो है अंडर 45 ZA to ZF। आप क्या करेंगे? ZA to ZF तक की गई है। वाह विमल जी, बढ़िया बताएं। ZA to ZF नॉमिनेशन की व्याख्या की गई है, और जिसमें ZA ZB एक किसके लिए है नॉमिनेशन? वो है सेविंग के लिए, और ZB ZC है वो सेफ डिपॉजिट लॉकर के लिए, नहीं सेफ कस्टडी के लिए, और सेफ डिपॉजिट लॉकर के लिए ZE और ZF जो है वो उसके लिए। तो ये 45 ZA to ZF अंडर सेक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इसकी व्याख्या की गई है। अगला सवाल है, एक अकाउंट पे ही क्रॉसिंग चेक है और इसका पेमेंट जो है वो बैंक अकाउंट में करना है, और ये जो है नगद भुगतान किसको किया जा सकता है? ओनली ऐसा सवाल पूछा गया है कि एक अकाउंट पे ही चेक है, किसी बैंक के नाम पर है, कि मतलब कि अकाउंट पे ही चेक है और ये नगद भुगतान किया जा सकता है केवल कलेक्टिंग बैंक को। किसको किया जा सकता है? वो कलेक्टिंग बैंक को किया जा सकता है, क्योंकि वो कलेक्टिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसके अकाउंट में डाले। तो ये कलेक्टिंग बैंक, उसको लिखिएगा। चलिए अगला सवाल है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स जिस अकाउंट में मिलते हैं उनको रेड फ्लैग अकाउंट कहा जाता है, और ऐसे अकाउंट्स का थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? थ्रेशोल्ड लिमिट अर्ली वार्निंग सिग्नल्स अगर किसी अकाउंट में मिलते हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल मतलब क्या हुआ कि अगर कोई उसमें डाइवर्सन ऑफ फंड हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं जो उसकी गतिविधि के लिए से बाहर हो रही हैं, तो ऐसे केसेस में अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के लिए जो लिमिटेशन है वो है 50 करोड़। कितना है? 50 करोड़। अगला सवाल आपके लिए कि अगर एक स्मॉल अकाउंट है और अगर वो प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड ID प्रूफ जो है कितने दिनों में जमा करना होता है स्मॉल अकाउंट में? एक स्मॉल अकाउंट है जिसको बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं, तो उसमें प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड ID कितने दिनों के अंदर जमा करना होता है? अकाउंट ओपन होने के 12 महीने के अंदर उसको जमा करना होता है। अगर जमा नहीं कर पाया और अगर लेकिन उसमें प्रूफ दे दिया कि मैंने ये अप्लाई किया, एविडेंस दे दिया, तो 12 महीना और ओपन हो जाता है और आगे चला जाता है। सो ए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट रिमेन्ड इन ऑपरेटिव फॉर 12 months पीरियड, further period of relaxation given up to 12 months if he submits evidences to the bank having applied of any officially valid document। अगर ये प्रूफ दे देता है तो ये 12 महीना और बढ़ जाता है। ये भी बात, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, ये 12 महीना बढ़ जाएगा। चलिए अगला है काउंटरफिट करेंसी नोट। काउंटरफिट करेंसी नोट जो है, अगर एक सिंगल डिपॉजिट में हाउ मेनी काउंटरफिट नोट्स इफ डिटेक्टेड देन द एफआईआर शुड बी मैंडेटरी। अगर काउंटरफिट करेंसी नोट एक सिंगल डिपॉजिट में पाया जाता है, उनकी संख्या कितनी हो तो आपको एफआईआर करना मैंडेटरी है। जैसे हमारे साथी ने कहा 4 above 4
रवि रंजन जी ने 4 एंड अबव तो गलत हो जाएगा। 4 में तो एफआईआर करने की जरूरत नहीं है, 4 से ज्यादा बोलिए। अगर मोर देन 4 देन ओके, मोर देन 4 सही है, या 5 या अबव, 5 एंड अबव करेंगे तो सही है, ये आपका सही है। दूसरा CTR ट्रांजेक्शन इज रिपोर्टेड विद इन हाउ मेनी डेज। CTR जो होते हैं मॉनिटरिंग, CTR ट्रांजेक्शन जो है, CTR ट्रांजेक्शन जिसको कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कहते हैं, CTR इज टू बी रिपोर्टेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ मंथ। 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ मंथ ये CTR की रिपोर्टिंग की जाती है। अब एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कल आने वाला है वो है कि बैंक जो है अपने ग्राहकों के रिस्क को रिव्यू करता है, और ये रिव्यू जो है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। बैंक शुड रिव्यू द रिस्क प्रोफाइल ऑफ कस्टमर एटलीस्ट वंस इन हाउ मेनी मंथ्स। तो बैंक जो है अपने ग्राहकों के जो रिस्क हैं वो कौन से कैटेगरी में आए गए, है ना, तो इनके जो रिव्यू हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वंस इन 6 मंथ। तो 6 मंथली आधार पर रिव्यू करते हैं कि हाई रिस्क में होगा, लो रिस्क में होगा, कि मीडियम रिस्क में होगा। फिर उसके आधार पर उनकी री केवाईसी की जाती है। अगर हाई रिस्क में है तो 2 सालों के अंदर री केवाईसी करनी है, मीडियम है तो 8 सालों में करनी है, और अगर लो है तो 10 सालों में री केवाईसी करनी है। अब आते हैं एक सवाल जो पॉपुलर सवाल है और कल के प्रमोशन एग्जाम में भी आएगा कि पेमेंट ऑफ DD ऑफ हाउ मच रुपीस एंड अबव इन केस इज प्रोहिबिटेड एज पर IT एक्ट। ध्यान से सवाल पढ़ लीजिए, सुन लीजिए कि पेमेंट ऑफ ए डिमांड ड्राफ्ट ऑफ हाउ मच रुपीस एंड अबव इन कैश इज प्रोहिबिटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स आयकर अधिनियम के अनुसार कितने रुपए की DD डिमांड ड्राफ्ट का नगद भुगतान नहीं किया जा सकता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अगर आपके काउंटर में 20,000 रुपये क्या अगर डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत होता है तो उसका नगद भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ₹20,000 एंड अबव का कोई भी DD आएगा पेमेंट करने के लिए तो आप जो है उसका पेमेंट नहीं करेंगे। और अगर इश्यूएंस की बात आई तो देखिए यहाँ पर मैं सवाल सीधे पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन कई साथियों का तजुर्बा ये कहा कि सर सवाल वही है लेकिन उसको इस तरीके से घुमा देता है कि हमें समझ में नहीं आता कि इश्यूएंस बोल रहा है पेमेंट बोल रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा सवाल को, क्योंकि ये दोनों सवाल जो हैं आने ही आने हैं। इश्यूएंस की बात करें DD बनाने के लिए, कई बार अभी रेमिटेंस वर्ड यूज किया, रेमिटेंस का मतलब ही है वो इश्यूएंस, है ना। तो 50,000 एंड अबव है तो नगद में रेमिटेंस नहीं होगा, और पेमेंट की बात आती है तो 20,000 एंड अबव, तो थोड़ा उसमें आप क्लियर हो जाइएगा। ये हुई बात। अगला जो है म्यूटिलेटेड नोट्स, अगर हैं म्यूटिलेटेड नोट्स हैं तो वो म्यूटिलेटेड नोट्स किसे कहते हैं, ये सवाल पूछा गया। अगर एक नोट कितने या कितने से ज़्यादा पीसेज में कटे हों तो उसको म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं, ये सवाल। तो ए म्यूटिलेटेड नोट इज ए नोट if it cut in more than 2 pieces। 2 पीस में है तो उसको म्यूटिलेटेड नोट नहीं कहते हैं, 2 से ज्यादा हैं तो उसको म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं। सॉइल नोट किसे कहते हैं, कटे फटे चलन में गंदे हो गए या 2 टुकड़ों में जो हैं नोट उनको सॉइल नोट कहते हैं। लेकिन 2 से ज्यादा टुकड़ों में हैं तो उनको क्या बोलते हैं, म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं। अगर अलग अलग नोट जुड़े हुए बनाए गए हैं तो मिसमैच नोट कहते हैं, ठीक है, मिसमैच नोट कहते हैं। तो यहाँ पर म्यूटिलेटेड नोट है तो मोर देन टू पीसेस कट है तो म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं। IFSC कोड में हाउ मेनी डिजिट इन IFSC कोड। IFSC कोड जिसको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहते हैं, जिसके तहत फंड ट्रांसफर में इनकी उपयोगिता होती है, इसके नंबर होते हैं 11। उसके नंबर होते हैं कितना, 11। अब सवाल है आपका, जो ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी की जो मीटिंग होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विस कमेटी मीटिंग। कस्टमर सर्विस कमेटी मीटिंग एट ब्रांच लेवल, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है मंथली। क्या है ये, मंथली।
ये 15 ऑफ द एवरी मंथ या आफ्टर 15, है ना। तो कई बैंकों में 10 तारीख भी है रवि जी, तो ये उनका डेट जो है पॉलिसी के हिसाब से देख लेंगे, बट ये मंथली फ्रीक्वेंसी आता है। अब एक सवाल जो बहुत ही इस बार पिछले 1.5 साल से लगातार आ रहा है, उसमें लिखता है कि व्हाट इज फॉलोइंग फ्रॉम फॉलोइंग विच इज नॉट द लीगल टूल्स फॉर रिकवरी, एनपी रिकवरी। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है आपका वैधिक एनपी रिकवरी का टूल नहीं है? व्हाट इज द विच इज नॉट द लीगल टूल फॉर एनपी रिकवरी। तो इसको आप ओटीएस कर लीजिएगा, वन टाइम सेटलमेंट या कंप्रोमाइज सेटलमेंट लिख दीजिएगा, है ना। अब आता है, ये सवाल पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट कैन बी सेटल अंडर लोक अदालत स्कीम। लोक अदालत योजना में मैक्सिमम सेटलमेंट कितना होगा? मैक्सिमम सेटलमेंट अंडर लोक अदालत स्कीम इज ₹20 lakhs। अगला है, व्हाट इज द मैक्सिमम अवार्ड कैन बी गिवन बाय द ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन से कितना मैक्सिमम अवार्ड दे सकते हैं? वो है जितना भी लॉस टू द सफरर या ट्वाइस ऑफ द लॉस टू द सफरर और मैक्सिमम 20 lakhs। क्या होगा, ओम्बुड्समैन में कोई शिकायत जाती है और अगर आप उसका निपटारा नहीं कर पाते हैं तो जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो तो देना ही देना है आपको, प्लस जितना लॉस हुआ है उसको उस लॉस का 2 गुना या मैक्सिमम 20 lakhs, व्हिच एवर इज लोअर वो देगा। मान लीजिए 10,000 का कोई लॉस हुआ है तो 10 से 20,000, उससे ज़्यादा क्या देगा? तो उसका 2 गुना पेनल्टी और मैक्सिमम जो है 20 lakhs। और मेंटल एगोनी हरासमेंट के लिए 1 लाख रुपए। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल जो है, व्हाट इज द प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स एंड एमएसएमई। स्टैंडर्ड एसेट्स एग्रीकल्चर और एमएसएमई में प्रोविजन कितना होता है? व्हाट इज द प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई। तो एग्रीकल्चर एमएसएमई में जो स्टैंडर्ड एसेट में जो प्रोविजन होता है 0.25% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग का 0.25% जो है प्रोविजन हो जाता है। ओके, व्हाट इज द, यहाँ लिखा है एनआरएलएम इज द रिप्लेसमेंट ऑफ व्हिच स्कीम। यहाँ पूछा गया एनआरएलएम जो है कौन सी स्कीम का रिप्लेसमेंट के तहत इसको लॉन्च किया गया। तो जो एनआरएलएम है वो एक एसएचजी का SGSY होता है, वो होता था SGR, जो SGSY होता था SGSY, उसका रिप्लेसमेंट जो है एनआरएलएम है। और SGSRY जो लिख रहे हैं हमारे महेश जी, ये जो रिप्लेसमेंट हुआ NULM का है। तो एक NULM का है और एक NRLM का है। तो NRLM जो रिप्लेस किया गया वो SGSY का, और SGSRY जो है वो NULM का रिप्लेसमेंट है। व्हाट इज द एज लिमिट इन अटल पेंशन योजना? व्हाट इज द एज लिमिट? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, SG स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है। व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ अटल पेंशन योजना? तो 18 वर्ष का एंट्री एज है, 18 से 40 वर्ष के बीच में इसको जो है एंट्री किया जा सकता है। चलिए अब आता है कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन या जॉइंटली विथ स्पाउस। तो ये दोनों सही होंगे, इंडिविजुअली भी और जॉइंटली भी विथ स्पाउस। तो विथ स्पाउस जो है जॉइंटली खोल सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, है ना। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच एजेंसी? प्राइम मिनिस्टर आवास योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय व्हिच एजेंसी? कौन सा करता है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना को इम्प्लीमेंटेड? PMAY को बता दीजिए। जो प्रधानमंत्री
आवास योजना है उसको इम्प्लीमेंटेड कौन करता है? वो करता है इम्प्लीमेंटेड बाय हुडको। कौन करता है उसको? उसका जो सब्सिडी वगैरह जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स करता है, लेकिन उसका जो है उसका जो सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करता है वो हुडको करता है। कौन करता है? वो हुडको करता है। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाउसिंग लोन इन मेट्रो एरिया अंडर प्रायोरिटी सेक्टर? व्हाट इज द मैक्सिमम हाउसिंग लोन इन मेट्रो एरिया अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? क्लासिफिकेशन कितना होगा हाउसिंग लोन के लिए? लोन पूछा गया है तो हाउसिंग लोन मेट्रो एरिया में कितना होगा? वो 35 लाख है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया यहाँ पर कि आपका मेट्रो एरिया में लोन का प्रोजेक्ट कास्ट नहीं, लोन कितना होना चाहिए? तो 35 लाख। अगर प्रोजेक्ट कास्ट पूछता तो क्या लिखते हैं हम? 45 लाख। अगर अदर एरिया की बात करता है तो लोन 25 लाख और प्रोजेक्ट कास्ट 30 लाख। चलिए अब बात करते हैं NULM एप्लीकेशन इज रिकमेंडेड बाय NULM एप्लीकेशन। NULM में जो एप्लीकेशन आएंगे उसको रिकमेंड कौन करता है? तो ये आपको बता देते हैं, अर्बन लोकल बॉडी, ULB कहते हैं। जैसे अभी आप देखे होंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी जो अर्बन लोकल बॉडी है वहाँ से जो है आपको रिकमेंडेशन आते हैं, वहाँ से एप्लीकेशन आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ULB अर्बन लोकल बॉडी, इसको याद रख लीजिएगा। अब DICGC के बारे में मैंने बता दिया, 5 लाख जो उसका मैक्सिमम है और प्रीमियम 12 पैसा। एक और सवाल जो अभी आने के लिए बहुत संभावना है कल, स्मॉल वैल्यू डिजिटल ट्रांजैक्शन पेमेंट मैक्सिमम कैन बी डन ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट मोड इज हाउ मच रुपीज? जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे, अगर ऑफलाइन मोड पे ट्रांजैक्शन होते हैं जहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे ऑफलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन है उनका मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन है वो कितना होगा? तो इसमें सवाल को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। अगर पर ट्रांजैक्शन करेंगे तो 200 और एट ए टाइम ट्रांजैक्शन करेंगे तो 2000, दोनों में अंतर है। पर ट्रांजैक्शन वो होगा 200 मैक्सिमम और एट ए टाइम ट्रांजैक्शन 2000, क्योंकि ऑफलाइन है, उसका खाता डेबिट ही नहीं हुआ है, तो एक ट्रांजैक्शन 200 का करेगा और मैक्सिमम एट ए टाइम 2000। जहाँ पे 2000 के ट्रांजैक्शन कर लेगा 200 200 200 करके या 150 200 जैसे मिला के 2000 कर लेगा तो उसका लिमिट फुल हो जाएगा। अब अगला जब वो पैसा वो उसके खाते से कट जाएगा तब फिर से वो 2000 फिर करेगा। ये हो गया ऑफलाइन ट्रांजैक्शन का। अच्छा, बैंकर्स जो जनरल लियन जो होता है, बैंकर्स लियन उसको क्या कहते हैं? जो किसके तहत व्याख्या की गई है जनरल बैंक के लियन को? वो जो उसको बोलते हैं इम्पाइल्ड प्लेज। क्या बोलते हैं उसको? इम्पाइल्ड प्लेज। एक प्लेज है जनरल लियन, इम्पाइल्ड प्लेज बोलते हैं। जनरल लियन का मतलब क्या होता है? देखिएगा, कोई डिमांड लोन लेने के लिए आता है तो फिक्स डिपॉजिट रसीद आता है और आप क्या करते हो, उसमें एक लियन लगा देते हो। हालांकि वो असाइनमेंट होता है, लेकिन वो किसके तहत इसकी व्याख्या की गई अगर पूछे तो इम्पाइल्ड प्लेज इसको बोलते हैं। बैंकर्स जनरल लियन इज एन इम्पाइल्ड प्लेज। जो बैंकर्स का जनरल लियन होता है वो एज इम्पाइल्ड प्लेज होता है। व्हाट इज कॉल मनी? कॉल मनी किसे कहते हैं? कॉल मनी क्या है? व्हाट इज कॉल मनी? कॉल मनी कहा जाता है जो ओवरनाइट बोरोइंग लेते हैं ना, उसको ओवरनाइट का जो लेंडिंग होती है उसको बोलते हैं कॉल मनी। 1 डे के लिए, बहुत बढ़िया। ओवरनाइट जो लेंडिंग होता है उसको बोलते हैं कॉल मनी। व्हाट इज द मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट रुपीज कैन बी कंसीडर्ड फॉर प्रधानमंत्री जनधन योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो बेनिफिशियरीज हैं उनको मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट जो है कितना दिया जाता है? मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट दिया जाता है 10,000। एक सवाल और भी इसमें पूछता है कि मैक्सिमम हसल फ्री जो अगर हसल फ्री ओवरड्राफ्ट की बात कहें तो होता है 2000। हसल फ्री का मतलब कोई आए तो कुछ नहीं देखना है, उसको देना ही देना है। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो आपको 6 मंथ का सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजेक्शन और सारी चीज़ें देख के आप 10,000 मैक्सिमम देंगे।
तो हसल फ्री की बात करें तो फिर 2000 और मैक्सिमम की बात करें तो 10,000। और जो पेमेंट बैंकों को जो है कितने रुपए तक के जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं ग्राहक से, व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट कैन एक्सेप्ट बाय द डिपॉजिटर बाय पेमेंट बैंक, वो राशि है 2 लाख। वो कितना है? 2 लाख। व्हाट इज द पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन द ATM इफ कैश ड्राई फॉर हाउ मेनी हावर्स इन ए मंथ? कितना पेनल्टी देगा आरबीआई अगर एक एटीएम कैश न होने की वजह से ड्राई है और 1 महीने में कितने घंटे तक वो कैश ड्राई रहा तो कितना रुपए की पेनल्टी होगी? तो दोनों चीजें याद रखनी है। अगर कोई एटीएम कैश न होने की वजह से ड्राई है या लेन देन नहीं हो पा रहा है, तो अगर 1 महीने में 10 घंटे से ज्यादा अगर वो ड्राई है तो उसको जो है 10,000 की पेनल्टी होगी। कितनी होगी? 10,000 की पेनल्टी होगी। What is the penalty of interest on wrong reporting of transaction in currency chest? अगर करेंसी चेस्ट में कोई भी रॉन्ग रिपोर्टिंग की जाती है तो उसमें जो पेनल्टी की जाती है इंटरेस्ट में, पेनल्टी ऑफ इंटरेस्ट वो ऑन रॉन्ग रिपोर्टिंग कितना होगा? बैंक रेट प्लस 2%, बैंक रेट प्लस 2% की पेनल्टी होगा। Which charge is not applicable on movable assets? From the following, which charge is not applicable on movable asset? निम्नलिखित में से कौन सा चार्ज जो है वो मूवेबल एसेट पे लागू नहीं होगा? पहला है हाइपोथिकेशन, दूसरा है प्लेज, तीसरा है जो है आपका लिएन और चौथा है मॉर्गेज। तो मूवेबल एसेट्स पे क्या नहीं होगा? वो नहीं होगा, मॉर्गेज नहीं होगा। तो मॉर्गेज इसका आंसर है, क्योंकि मूवेबल हाइपोथिकेशन भी और प्लेज जो है मूवेबल एसेट पे किया जा सकता है। मॉर्गेज सूट कैन बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट्स फ्रॉम द हाउ मेनी ईयर्स द ड्यू डेट ऑफ द लोन? मॉर्गेज जो है उसका लिमिटेशन पीरियड कितना है? मॉर्गेज जो अगर करते हैं तो उसका लिमिटेशन पीरियड है 12 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट। 12 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट से 12 ईयर का उसमें टाइम है। What is the IMPS limit which is increased recently? 1 मई से जो अभी रिसेंटली जो IMPS की लिमिट बढ़ाई गई है वो कितनी है? वो है 5 लाख। 2 लाख थी पहले, इसको बढ़ा के 5 लाख किया गया। तो जी हाँ साथियों, आज हमने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे चर्चा की है यहाँ पर, और जितने सारे यहाँ पर सवालों पे चर्चा किए हैं आप यकीन मानिए कल देखिएगा वही सवाल प्रमोशन एग्जाम में आएंगे। और जो पिछले समय में आप जितने सारे चीज़ें पढ़े हैं उनको आप ध्यान से एक बार अभी रिवाइज कर लीजिएगा। आपके पास समय जितना आपका शरीर साथ देता है और मानसिक आप संतुलन बनाए रखते हैं, तो आप जो डाटा पढ़े हुए हैं उनको जस्ट रिवाइज करिएगा, ऐसा गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार ऐसा पलट लीजिएगा पन्ना बिना स्ट्रेस के, क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी बड़ी ताकत होती है कि हम जैसे जैसे पलटते हैं हमारा रास्ता जो है क्लियर होता रहता है, क्योंकि हमने पिछले दिनों उसको पढ़ा होता है। तो वही फाइलों को सुसज्जित करना है ताकि कल प्रमोशन एग्जाम में जब भी हमको सवालों का सामना होगा तो वो सवाल वो उसके आंसर जो है उनका रास्ता ढूंढ सकेंगे। और अभी डिनर करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा आपको कुछ और भी चीज़ें जो व्हाट्सएप के माध्यम से दे दूंगा, जो इम्पोर्टेंट उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। आप जरूर सफल होंगे। आपने शानदार तरीके से तैयारी करी इस कठिन समय में, जहाँ क्लोजिंग ऑडिट बहुत सारे आपको बाधाएं आई होंगी, उसके बावजूद भी आप सीखते रहे। मैं ज़्यादा कुछ सेशंस आपको नहीं दे पाया, फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि आप लॉगिन सेक्शन में जाके आप सब अच्छे से कर पाए होंगे। और ईश्वर से प्रार्थना भी करते चलिएगा कि कल का दिन वो आपका साथ दें, आपको शक्ति दें, आपको उत्साह दें, आपको विश्वास दें, आपको जो ज्ञान आपने पिछले समय जो आपने उसको लिया है उसको सही जगह स्थापित करें, और कल आपका जो पूरी तरह से आपका साथ दें ताकि उन सवालों का जवाब जो है आप
शानदार तरीके से दे पाएं। और मुझे पूरा भरोसा है आप पर, आपके मेहनत पर, आपके जो जिस तरह से आपने तैयारी की उस पर आप जरूर सफल होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी कल के प्रमोशन एग्जाम के लिए शुभकामनाएं हैं। मैं ईश्वर से जरूर प्रार्थना करूंगा कि कल आपका एग्जाम जो है शानदार तरीके से होगा और ईश्वर आपका साथ देंगे। तो आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात करेंगे रिकॉल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। हाँ जी अभिषेक जी।